शिल्पी, फिर से स्कूल के लिए लेट होना है क्या? और वो आदि और तेरा डिब्बा तैयार किया तूने? जल्दी कर जल्दी। शिल्पी, जल्दी आ, लेट हो रहा है स्कूल को। चल 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 जल्दी आ जा। बाय बेटा, स्कूल में अच्छे से। हाँ बाय। अरे शिल्पी, बेल बज गया, चलो जल्दी जाओ, नहीं तो टीचर से मार पड़ेगी। आ जाओ जाओ जाओ, चलो। देख के चल ना, दिखाई नहीं देता क्या इडियट? स्टैंड अप। ये क्या लगाया तूने? लिपस्टिक लगाया है? स्कूल में लिपस्टिक लगा के आते हैं? जाओ जाके पोंछ कर आओ। तुम सब पढ़ाई करो। शिल्पी, शिल्पी बाहर आ। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। कंटाला है मेरे को तेरे को घर दिया, खाने को देते हैं, इतना बहुत नहीं है कि तेरे लिए जबान चलाती है मेरे सामने। बाबा मत मारो ताई को। रोल नंबर 23, शिल्पी। Everyone clap for Shilpi. She has scored first in all subjects in first semester. Very good. वाह यार, फर्स्ट रैंक, कंग्रेट्स। थैंक यू। टीवी समोर ना, बाजू बैठ। अरे किचन में तेरा काम हुआ कि नहीं? मैं बस कर रही हूँ। 12 बजने वाले, जा पहले काम खत्म कर। टीनेज, किशोर अवस्था, जीवन का वो पहलू जब इंसान अपने आप को बचपन और जवानी की सरहद पर खड़ा पाता है। अचानक मन में अपने, पराये, समाज, अपेक्षा, अहम और इन जैसी कई बातों के प्रति नई जागरूकता का निर्माण होता है। शिल्पी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। कभी वो स्कूल जाने में झिझक रही थी तो कभी घर आने में संकोच कर रही थी। शिल्पी की इस व्याकुलता, इस बेचैनी की वजह क्या सिर्फ किशोर अवस्था का ये पड़ाव था या फिर कुछ और? 24 घंटे हो गए साहब, मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। आपके पास आपकी बेटी की कोई फोटो है? जी, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। क्या नाम है इसका? शिल्पी। बस मेरे भाई और बहनी के साथ रहती है। आज तुम्हें जब फोन किया। दादा कैसे हो? घर में सब ठीक है?
एक बार शिल्पी से बात करा दो। अगर शिल्पी वहाँ नहीं है क्या? क्यों? काय झाला? पद्मा, ये तेरी बेटी ना गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। तेरी बेटी ने ना दिमाग खराब करके रखा है मेरा। दादा वो घर से नहीं भाग सकती। दादा ढूंढो उसे, उसको कुछ हो ना जाए। अरे पद्मा, कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ मैं। आपने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए पुणे क्यों भेजा? आपकी बातों से तो नहीं लगता कि आपके भाई भाभी इस बात से खुश थे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था साहब। रास्ता नहीं था मतलब? उसको बचाने के वास्ते। किस चीज से बचाना चाहती थी आप उसे? मेरे पति से उसको बचाने के लिए दूर भेज दिया था शिल्पी को। बेटी को हाथ मत लगा। शिल्पी भाग! शिल्पी जा! तूने भगाया उसे? पति को झूठ बोला था। मेरे पति की मार से अपनी बच्ची को बचाने के लिए मैंने उसे अपने भाई के वहां भेज दिया। मेरे पति को भी ये बात नहीं पता कि वो घर से भाग गई है। करता क्या है आपका भाई? क्या वो सच में आपकी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था? जानती हूँ साहब, ये आसान नहीं था, पर भाई मेरी मजबूरी समझता है। यही मेरे लिए बहुत है साहब। रहता कहाँ है आपका भाई? उसका एड्रेस लिखवा दीजिए। लास्ट टाइम शिल्पी को कब देखा? साहब उसको हमने कल रात में देखा था। सुबह से गायब है वो। जब आप लोगों को पता है कि बच्ची गायब है तो अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी? हाँ साहब, हमें लगा कि वो अपने आप घर वापस आ जाएगी। हाँ साहब, हमको तो बोलकर गई थी कि जल्दी सोने जा रही हूँ। क्या पता था कि रूम से ही भाग जाएगी। साहब, हमें तो सुबह ही पता लगा कि वो घर से गायब। हमें लगा कि अपनी माँ के यहाँ गई होगी। मैं ताई को फोन करने ही वाला था कि ताई का फोन आ गया। दादा घर में सब ठीक है? एक बार शिल्पी से बात करा दो। पद्मा, ये तेरी बेटी ना गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो आपका मतलब है कि शिल्पी अपनी मर्जी से घर से गई है? जी सर। जी साहब। मात्रे सब पूरे घर अच्छे से देखो कुछ मिलता है क्या? कांस्टेबल, सर ये देखिए, ये नोटबुक वॉशरूम के आईने के पीछे छुपाई गई थी। ध्रुव, आप किसी ध्रुव को जानते हैं? नहीं सर। तुम्हें ओळखता का? नहीं। सर शिल्पी के कमरे के कपड़े, बैग और पैसे सब कुछ वैसा ही है। और ये नोटबुक जो उसने इतना संभाल के बाथरूम में छिपा के रखा था, उसे ऐसे तो छोड़ के नहीं जाएगी। सर हो सकता है कि शिल्पी कुछ टाइम के लिए घर से बाहर गई हो और फिर वापस आने वाली हो। और उसे रास्ते में कुछ हो गया हो। पड़ोसियों से पूछताछ करो कि आसपास कोई ध्रुव रहता है क्या, और इस फैमिली का आपस में रिश्ता कैसा था। और ये भी पूछना कि शिल्पी को किसी लड़के के साथ आते जाते किसी ने देखा है क्या। साहब, कल रात में तो ऐसा कुछ नहीं देखा साहब, और ना ही सुना। अच्छा एक बात बताओ, ये ध्रुव नाम का लड़का कोई रहता है आसपास? ध्रुव नाम का? नहीं साहब, इधर कोई नहीं रहता। ये जो शिल्पी के मामा मामी है पुष्कर और रेखा, इनके आपस में संबंध कैसे थे? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा? हम लोग तो ज्यादा घुसते नहीं थे साहब, पर हमेशा दोनों परेशान ही रहते थे उससे। क्या बोलते थे उसको कि गंदी लड़की है वगैरह वगैरह। ये उम्र में तो सब बच्चे ऐसे ही होते हैं साहब। ऊपर से उसका मामा बहुत कड़क आदमी था साहब, जब देखो चिल्लाता रहता था। मतलब मामा और मामी के बीच के संबंध अच्छे नहीं थे? रेखा का तो हमेशा से वही रोना ही साहब, लड़की बोझ है, इतना खर्चा होता है। अच्छा किसी ध्रुव नाम के लड़के को जानती हो? नहीं साहब। साहब, हमें फिक्र थी उसकी, तभी टोकते थे उसको। हाँ साहब, एक तो दूसरे की बेटी, जिम्मेदारी तो हमारी थी। कल का दिन कुछ ऊंच नीच हो जाता, लोग तो हम ही से पूछते। देखो साहब, आप लोग भी तो हम ही को पूछ रहे हो। शी बाबा, किसी को ना मदद ही नहीं करना चाहिए। एक तो मदद भी करो और आरोप भी लो। इसीलिए साहब हम पहले से उसके साथ थोड़ा कड़क रहते थे। शिल्पी को भी पता था कि मामा मामी उसके भले के लिए बोलते हैं। मतलब ताई से पूछ लो, ताई कभी उसने कोई तकरार की? हमें पता चला कि शिल्पी लोगों में बहुत ही कम घुलती मिलती थी, बहुत कम बात करती थी। ऐसा क्यों? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता। अब सिर्फ मेरी बेटी को ढूंढ दो साहब। देखिए आप शांत हो जाइए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है सर? मात्र इस उम्र के बच्चों के घर से भागने के केसेस बहुत हैं, और शिल्पी के घर परिवार में भी काफी प्रॉब्लम्स थे।
अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि भाग गई। तुम उसके स्कूल जाके पूछताछ करो, देखो वहां कोई ध्रुव है क्या। सब मैं शिल्पी को हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि कुछ इश्यू चल रहे हैं उसके साथ। क्लास में भी कुछ ध्यान नहीं था, लेकिन पढ़ाई में सबसे ज्यादा थी आगे। किस तरह के इशू थे उसकी लाइफ में? क्यों परेशान रहती थी? वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आप गायत्री मैम से पूछ लीजिए, वो शिल्पी की क्लास टीचर है, उन्हें ज्यादा पता होगा। बड़े होने की काफी जल्दी थी उसे। पर कभी कभी ऐसा लगता था कि उसके घर में कोई टेंशन भी है। बहुत बार बुलाया मैंने उसके घर वालों को, पर कोई नहीं आया। हेलो, मैं शिल्पी की क्लास टीचर मिसेस गायत्री बात कर रही हूँ। आप शिल्पी की मामी बोल रही हैं? हाँ मैं उसकी मामी बोल रही हूँ। बोलिए। आपको अभी यहाँ आना पड़ेगा, शिल्पी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मैडम, अभी काम में छोड़ के उधर कैसे आऊँ मैं? आप भी हम लोग उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो कम है क्या? अब इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शिल्पी को संभालना भी तो आपकी ड्यूटी है, वरना हाथ से निकल जाएगी। उसको संभालना हमारा काम है, वो हम देख लेंगे। आप अपना काम करो। ठीक है जी। शी इज वेरी गुड स्टूडेंट, हर चीज में आगे, स्पोर्ट्स में आगे, पढ़ाई में आगे, हर बार टॉप करती है। इतने सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं उसे। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है वो। इनफैक्ट मेरे अंडर ही ट्रेनिंग ले रही थी। पता नहीं क्या हुआ, सब अचानक बंद कर दिया। मैंने उससे भी कहा था स्पोर्ट्स में करियर बना सकती हो, लेकिन उसे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना था और इसीलिए आपको शिल्पी पे गुस्सा आ गया। नहीं, गुस्सा नहीं, निराशा हुई। इतना टैलेंट पढ़ाई करके वेस्ट हो रहा है। एनीवे, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा काम है गाइड करना। शिल्पी तो बहुत अच्छी है अंकल, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। अच्छा छवि, एक बात बताओ, किसी ध्रुव नाम के लड़के को जानती हो जो तुम्हारी क्लास में है? अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हारी फ्रेंड शिल्पी को जल्दी ढूंढ लेंगे। जानती हो किसी ध्रुव नाम के लड़के को? अंकल, ध्रुव और शिल्पी के बारे में किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। वो 10th स्टैंडर्ड में है, 2 साल सीनियर है वो हम सबसे। हाँ सर, मुझे पता है शिल्पी। सिर्फ पता है, अच्छे से जानते हो? क्योंकि शिल्पी के कमरे में हमें ये नोटबुक मिली है, इसमें तुम्हारा नाम है। हाँ सर, वो हमेशा मुझसे बात करने को ट्राई करती थी, पर मैं उसे भाव नहीं देता था। बच्ची है सर वो। सर अभी तो देख के ऐसा लगता है कि शिल्पी घर से भाग गई होगी, शायद मामा के कड़क स्वभाव की वजह से या फिर स्कूल टीचर की कंप्लेंट की वजह से। या सर ये भी हो सकता है कि वो ध्रुव से एक तरफा प्यार करती हो और ध्रुव से पसंद ही ना करता हो। शिल्पी की फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, उसके घर के आसपास के एरिया में अच्छे से पूछताछ करो, ट्रेस करने की कोशिश करो कि वो कहाँ गई हो, खास करके उन रास्तों पे जो रेलवे स्टेशन और एसटी बस स्टैंड जाते हैं, कहीं शहर से बाहर ना गई। ओके सर। इस बच्ची को देखा है कहीं पे? हाँ, ही मुलगी शिल्पी ना, पहचानता साहब मैं इसको। कल रात को इधर से क्रॉस हुई। ठीक से याद है ना तुम्हें? यही लड़की रात को यहाँ से गई थी ना? अरे पक्का साहब, पहचानता हूँ मैं इसको। क्या है ना, इन लोगों का स्कूल ही पीछे की तरफ है, इसलिए बहुत से बच्चों को, उनके आई बाबा को पहचानता हूँ मैं। वैसे बहुत प्यारी बच्ची है साहब, हमेशा नमस्ते करती थी मुझे, लेकिन कल रात को ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे ही वो क्रॉस हुई ना साहब, वो उतने में वो आ गया। अरे वैसे सुनिए ना, आपने शिल्पी को देखा है क्या? वो यहीं पीछे स्कूल में पढ़ती है। हाँ, अभी अभी इधर ही गई है वो, स्कूल की तरफ। इस तरह? हाँ। कौन है उसका काका या मामा है, वही आया। मुझे लगा वो आ गया है, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं। अरे क्यों रो रहा है आदि? दूध कौन पिएगा? हे अगर चुप करा इसे, मेरा ना दिमाग घूम गया। चिल्लाओ मत। अरे बेटू, ताई आ जाएगी, ताई घूमने गई है। चलो दूध पी लो। हाँ? झूठ क्यों बोला तूने? क्यों झूठ बोला? मत रे, बच्चे को अंदर ले जा। क्या बोला था तूने? शिल्पी घर छोड़ के भाग गई है? तुझे आज सुबह ही पता चला? फिर तू रात को उसके पीछे क्यों गया? अब सीधे सीधे बोल कि झूठ क्यों बोला तुमने? भाई, ये क्या बोल रहे हैं? पापा के वजह से लाइट चली गई। पापा के वजह से लाइट चली गई। शिखा, इसको अंदर लेके चलो।
बेटा क्या हुआ था? भगवान ने ताई पे चिल्लाया, पनिश किया, इसके लिए ताई चली गई। साहब, मैंने डांटा था शिल्पी को। वो स्कूल से फोन आया था, उसके कंप्लेंट थी उसके लिए, घर से बाहर भी खड़ा किया था। अहो एक मिनट, जास्ती आराम करने से पहले मेरी बात सुन लो। ये जो आपकी भांजी है ना, आज फिर कुछ तमाशा करके आई है स्कूल में। आज फोन आया था स्कूल से टीचर का। शिल्पी, शिल्पी बाहर आ। मामी मैंने कुछ नहीं किया। कंटाला है मेरे को तेरा। तेरे को घर दिया, खाने को देते हैं, इतना बहुत नहीं है कि तेरे लिए। मुझे जवाब देती है, जबान चलाती है मेरे सामने। बाबा मत मारो ताई को। चल बाहर, चल बाहर। इधर ही खड़ी रहने का, जब तक मैं ना बोले हिलने का नहीं यहाँ से, समझी? इधर ही खड़ी रहने का। अहो 20 मिनट झाले, जाओ उसको अंदर बुला लो। फोकट में कुछ ऊंच नीच हो गई तो लोग अपने को ही बोलेंगे। अरे शिल्पी कहाँ गई है? शिल्पी नहीं है बाहर, मम्मी भगो रही है तो। क्या? पता नहीं कहाँ हो गया। मत रे, क्यों चले रहा? चल। अरे साहब, मुझे पकड़ के क्यों ले जा रहे हैं? अगर पकड़ना ही है तो शिल्पी के बाप को पकड़ो, रवि को। रवि को तो कुछ नहीं पता, तू बता, तू क्या छुपा रहा है? साहब, शिल्पी के स्कूल से फोन आया था, वो लोग कंप्लेंट कर रहे थे उसकी, तो रेखा ने घबराकर ताई को फोन किया, लेकिन ताई भी घर पर नहीं थी। पद्मा घर पे नहीं है, क्यों परेशान कर रही है? परेशान मैं नहीं, परेशान तुम्हारी बेटी ने कर रखा है हमें। शिल्पी, वो वहां क्या कर रही है? अपनी बीवी से पूछो, हमारे मत्थे जो छोड़कर गई है उसे। अब तो उसके स्कूल से कंप्लेंट भी आ रही है। बोलो पद्मा से उसे यहाँ से लेकर जाए, समझे तुम? बता दिया तूने उसको? क्या किया? मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब, साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो ही उसको ले गया होगा। मत रे, रवि के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स और कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ सब। सर इसका मतलब यह हुआ कि उसे घर से भागे हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अगर सर वो वाकई घर से भागी है तो अभी तक उसे घर आ जाना चाहिए। लेकिन इस तरह अकेली लड़की, सर शायद कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, या सर यह भी हो सकता है कि उसके मामा और उसके पापा के अलावा उसे किसी तीसरे ने गायब किया हो। तो सर ये रहे शिल्पी के बाप के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। मात्रे, ये देखो, उस रात रवि कृष्णनगर में नहीं, पुणे में ही था। और सर ये देखिए, शिल्पी के बाप ने इस नंबर पे बार बार कॉल किया है। पता करो ये किसका नंबर है, और तब तक रवि की खोज जारी रखो। सर बोल शिल्पी, बोल शिल्पी कहाँ है? बोल शिल्पी कहाँ है? साहब मैंने बोला ना आपको, कौन शिल्पी? नहीं पता मेरे को साहब। शिल्पी वही जिसका बाप रवि तुझे बार बार कॉल करता था। आई साहब मेरे को नहीं मालूम। देख तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। हम ये भी जानते हैं कि तू लड़कियों को बेचने खरीदने का धंधा करता है। बोल साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। मात्र बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। वो रवि अपनी बेटी बेचना चाहता था साहब। फिर पता नहीं वो पहुंचा नहीं साहब, मेरे को जाने दो साहब। मारो मत साहब, मारो मत प्लीज। बताता हूँ साहब, प्लीज मारो मत। मैं शिल्पी को बेचना चाहता था, लेकिन क्या? कहाँ है वो? वही नहीं मालूम साहब। जब मुझे शिल्पी के बारे में फोन आया। पद्मा घर पे नहीं है, क्यों परेशान कर रही है? परेशान मैं नहीं, परेशान तुम्हारी बेटी ने कर रखा है हमें। शिल्पी,
वो वहाँ क्या कर रही है? अपनी बीवी से पूछो, हमारे मत्थे जो छोड़ कर गई है उसे। अब मैं पूना आया था उसको लेने के वास्ते, पर रास्ते में एक शराब की दुकान देखी तो मैंने पी ली। फिर पता नहीं कब साहब मैं इतना नशे में हो गया कि रास्ते में ही लुढ़क गया। उठा तो पता नहीं किधर था साहब। मैं खुद ही उसको ढूंढ रहा हूँ साहब, ताकि उसको बेच सके, उसे धंधा करवा सके। नहीं सर, नहीं साहब, सर नहीं साहब। सर फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से रवि सच बोल रहा है। वो उसी लोकेशन पर था जहां उसने हमें बताया है। फिर भी मैंने एक टीम को रवि की फोटो के साथ उस शराब की दुकान और उसके आसपास के एरिया में पूछताछ के लिए भेज दिया है। शिल्पी कहाँ जा सकती है? 13 साल की लड़की इस तरह सबको चकमा देके कहीं चली जाए। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। पुलिस का अंदाजा सही था। आखिर इस केस में ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मात्र शिल्पी है। क्या परिस्थितियों का शिकार बनी थी या फिर कोई और गहरा राज था उसकी मौत के पीछे? मत लगाना, तुम दोनों की वजह से गई हो, तुम लोगों ने मारा उसको। दाई चाहिए मुझे, दाई चाहिए मुझे। सर शिल्पी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इसे बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर मारा गया है। उसके सारे पैसे वैसे के वैसे ही थे, ना रॉबरी है और ना ही रेप। मात्र हमें इस केस के हर पहलू को फिर से एग्जामिन करना होगा। शिल्पी के बाप के पास मोटिव भी था और मौका भी। मैं पूना आया था उसको लेने के वास्ते, शिल्पी को बेचना चाहता था। और सर शिल्पी का मामा पुष्कर, वो भी तो सस्पेक्ट है। उसने भी तो पीछा किया था शिल्पी का। इतनी नफरत करता था शिल्पी से कि उसे मार दिया। मैंने शिल्पी को नहीं मारा साहब, मैं उस पर थोड़ी सख्ती करता था क्योंकि वो जिम्मेदारी थी मेरी। एग्जैक्टली, तेरी जिम्मेदारी तेरा बोझ बन गई थी। उस दिन तू वैसे ही गुस्से में था। तेरी वार्निंग के बावजूद जब वो चली गई तो तुझे और गुस्सा आ गया और उसे मार दिया। कहीं साहब मैंने शिल्पी को नहीं मारा साहब, वो भांजी थी मेरी, मेरा खून थी साहब। मैंने इतना जाके ढूंढा उसे, बात कहाँ नहीं ढूंढा, नहीं मिली तो घर वापस आ गया। मैं अपनी बेटी को क्यों मारूं? अपनी बेटी को बेचने के लिए तो खुशी खुशी तैयार था तू, तब नहीं लगा तुझे कि तेरा अपना ही खून है? हो सकता है कि तेरे डर से उसने भागने की कोशिश की हो और तूने उसे मार दिया हो। साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने शिल्पी को नहीं मारा। मैं तो शराब के नशे में रहता। आज शपथ, मेरे को उसके गायब होने के बारे में भी नहीं मालूम था। फिर मैं उसको कैसे मारूंगा साहब, कैसे? मात्र पुष्कर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बयान को झूठा साबित कर सके। और सर रवि का भी यही चक्कर है। एक फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड ही हमारे पास जरिया था, लेकिन अब वो भी उसके बयान से मैच खाता है। सर हमें इन दोनों को जाने देना होगा। ठीक है जाने दो, लेकिन दोनों पे नजर रख। सर। मात्रे सर, उस रात शिल्पी स्कूल गई थी, राइट? उसकी स्कूल में भी तो किसी से दुश्मनी हो सकती है। हो सकती है सर। एक बार फिर से स्कूल हुआ। ओके सर। साहब मैं स्कूल खत्म होने के बाद लॉक करके चला जाता हूँ। उसके बाद दूसरे गार्ड की ड्यूटी है। उसको पूछा मैंने, लेकिन वो बोलता है कि उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन क्या? वो दूसरा गार्ड है ना, सोते रहता है। उसकी कंप्लेंट भी मैंने की। अब उसके सोते समय वो बेचारी आके गई होगी तो कुछ पता नहीं साहब। बहुत अच्छी लड़की थी साहब। अरे शिल्पी, बेल बज गया, चलो जल्दी जाओ, नहीं तो टीचर से मार पड़ेगी। आज जाओ जाओ। किसी को उसकी फिक्र नहीं थी साहब। सबके माँ बाप आते थे, लेकिन वो बेचारी हमेशा अकेली। ठीक है चलो। बिलीव नहीं होता शिल्पी। अच्छा स्कूल में ऐसा कोई है जो शिल्पी के साथ ऐसा कुछ कर सके? आप तो उसकी क्लास टीचर थी, आपको तो पता ही होगा। देखिए आप जो भी उसके बारे में जानते हैं हमें बता दीजिए। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की। वो स्पोर्ट्स टीचर सुगम पाटिल, वो शिल्पी पे गुस्सा था। वो शिल्पी को ट्रेन कर रहा था, उसे नेशनल लेवल तक ले जाना चाहता था, पर शिल्पी ने पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दी। बस यही बात, इसी बात पे गुस्सा था सब। सुगम पाटिल, स्पोर्ट टीचर। यस सर। छवि,
बेटा रोना बंद करो, ठीक से बताओ तुम किसके बारे में बता रही थी? अंकल, नैना शिल्पी से बहुत जलती थी। देख के चल ना, दिखाई नहीं देता क्या इडियट? वो शिल्पी हमेशा फर्स्ट आती है ना, इसलिए नैना उसको हमेशा बुली करती थी। कभी उसको धक्का दे देती थी तो कभी उसका खाना गिरा देती थी, लेकिन शिल्पी ने कभी उसके साथ कुछ नहीं किया और नैना हमेशा उसके बारे में झूठ झूठ बोलती थी, गंदी गंदी बातें फैलाती थी। ये नैना ने लिखा था। और अंकल, नैना ने एक बार शिल्पी को स्टोर रूम में बंद भी किया था क्योंकि उसे पता था कि उसे डर लगता है। आई, दरवाजा खोलो। तुम्हें कैसे पता कि ये सब नैना ने लिखा है? तुमने देखा था उसे लिखते हुए? नैना स्कूल हॉस्टल में रहती है, हम दोनों रूममेट्स हैं और वो हमेशा कहती थी कि वो शिल्पी को नहीं छोड़ेगी। अच्छा छवि, एक बात बताओ, जिस दिन से शिल्पी गायब हुई, मतलब जिस दिन से वो स्कूल नहीं आ रही है, उसके पहले वाली रात से नैना तुम्हारे साथ थी? हाँ, सिर्फ 10 बजे को वो बाहर गई थी चुपके से, हमेशा की तरह। तो तुम शिल्पी को सताती थी? नैना, सर कुछ पूछ रहे हैं ना? इतना हेट करती थी कि मार दिया उसे? नहीं सर, आई स्वेयर टीचर, मैंने नहीं मारा। तो फिर उस रात तुम हॉस्टल के कमरे से बाहर क्यों निकली थी? नैना, कुछ पूछ रहा हूं मैं, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं इस बात को मान लूंगा कि तुम्ही ने शिल्पी का खून किया है। नहीं सर, उस रात मैं अपने कमरे से बाहर निकली थी स्मोक करने। रोज जाती हूँ, बॉयज हॉस्टल के कुछ लड़के हैं, उनके साथ। सिर्फ स्मोक करने निकली थी? यस सर। अच्छा, उस रात तुमने शिल्पी को देखा था क्या? यस। तो फिर उन्होंने तुम्हें रोक लिया? यस सर। साबित कर सकती हो इस बात को? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने तुम्हें उकसाया हो और उनके साथ मिलकर शिल्पी को। नहीं सर, आई स्वेयर मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे शिल्पी को कुछ करने भी नहीं देते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सीनियर की गर्लफ्रेंड थी ना, और मेरे सारे फ्रेंड्स उसके भी फ्रेंड्स हैं और वो सब उसी के क्लास में। कौन सीनियर? ध्रुव, 10C में है। ध्रुव? वो ध्रुव की गर्लफ्रेंड थी? यस सर। हमें तो लगा कि शिल्पी को ध्रुव अच्छा लगता था और ध्रुव तो उसे पसंद भी नहीं करता था। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्रुव तो शिल्पी के पीछे पागल था। उस दिन बायोलॉजी लैब में उसने शिल्पी का नाम लिखा था यहाँ शोल्डर पर नाइफ से, सिर्फ शिल्पी को इतना प्रूव करने के लिए कि वो उसे कितना लाइक करता है। क्या ये? लाइक करता था, लव करता था। वो स्कूल में उसकी जितनी अच्छी लड़की कोई नहीं थी। शी वॉज गुड टू एवरीवन, पर फिर भी बेचारी हमेशा सैड रहती थी। पर उसने कभी किसी को हेट नहीं किया। और स्कूल में एवरीवन इज स्टूपिड, इसलिए हमने किसको भी नहीं बताया। हम छिपकर मिलते थे, वो भी कभी कभी, क्योंकि उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था, उसे अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाना था। यार, हम कभी कभी मिलते हैं और जब मिलते हैं तब तू पढ़ती ही रहती है। सॉरी, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। पता है, मिस ने मामा को कंप्लेन कर दी है और घर में सब लोग बहुत गुस्से में हैं। प्लस मैं पढ़ पढ़ के इतना सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ को उस घर से बाहर निकाल सकूँ और एक नई लाइफ दे सकूँ। तू होगी, बहुत सक्सेसफुल होगी। बता कौन सा चैप्टर है? एंड नाउ शी इज गॉन, पर अब भी आई लव हर। अच्छा, स्कूल में ऐसा कोई था जिसे नफरत थी शिल्पी से? वो नैना? शिल्पी की मौत से उसे कुछ? वो साइको है, वो कुछ भी कर सकती है। पर अगर उसने कुछ किया होता, मेरे फ्रेंड्स मुझे बता देते कि वो मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ही घूमती है। और वो तुम्हारा स्पोर्ट टीचर सुगम, वो? सुगम सर को शिल्पी पे गुस्सा तो था। इनफैक्ट उसने मुझे एक बार बताया भी था कि वो उसके घर पहुंच गए थे। ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ साहब, घर आया था। काय ना, अभ्यास तर तिचा चालूच आहे। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि फर्स्ट आना है। तो मैं कह रहा था कि उसे स्पोर्ट्स पर फोकस करने दीजिए। शी इज व्हेरी गुड इन स्पोर्ट्स। विश्वास ठेवा माझ्यावर, पुढे जाऊन ती चॅम्पियन होईल। देखिए सर,
इसकी जिम्मेदारी है हम लोगों पर। और यहाँ ये पढ़ने आई है, तो इसलिए स्पोर्ट्स वोर्ट्स यहाँ नहीं चलेगा। आप जाइए यहाँ से। नहीं चलेगा मतलब? मी स्वतः तुमच्या घरी आलो आणि तुम्ही असं बोलताय? आपको पता है मैंने कितनी मेहनत की है उसके ऊपर, कितना टाइम वेस्ट किया है? टाइम वेस्ट? अरे उसके पैसे मिलते हैं तुम्हें, वो फर्ज है तुम्हारा। क्या फर्ज है मेरा? और क्या पैसे क्या? हाँ, अरे एक कॉन्टैक्ट मैंने यूज किया है उसको स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप दिलवाने के लिए। अगर आगे नहीं जाना था तो बोल देते ना, मैं किसी और स्टूडेंट को दिलवा देता। मैं क्या वेड़ा है? कहाँ वेड़ा है? बस बहुत हुआ, आप इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकता तू। मैं ना तेरी कंप्लेंट करूंगा स्कूल में। अरे नौकरी चली जाएगी तेरी। अरे चल निकल यहाँ से, निकाल। ब्लडी हेल, ये क्या तरीका है बात करने का? छोड़ूंगा नहीं तुमको, याद रखना, समझे? बहुत मेहनत की मैंने, सब खराब। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ना नहीं तुम्हारा। निकाल। बहुत अजीब सा था, पहली बार कोई ऐसा टीचर देखा था साहब। तो फिर आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अब साहब स्पोर्ट्स के लिए कोई खून वून थोड़ी ना करेगा। कितनी छोटी छोटी बातों पर लोग खून कर देते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं। हाँ, मैं था गुस्से में, म्हणून गेला थोड़ा कंट्रोल, म्हणून झाली बाचाबाची। ये सब तो होता रहता ना सर, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने उसका खून किया। आई एम अ टीचर, नॉट अ क्रिमिनल सर। अच्छा, ये देखो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा, तुम्हारा बैकग्राउंड चेक। पिछले स्कूल में तुम पे मॉलेस्टेशन का चार्ज लगने वाला, किसी तरह रेजिग्नेशन देकर बच निकले। बकवास, सब बकवास है सर। हाँ ना सर, कुछ साबित भी नहीं हो पाया। स्टूडेंट को रेसलिंग सिखा रहा था, बाय मिस्टेक टी शर्ट फट गई थी, उसमें मेरा क्या कसूर? और बाय द वे उस लड़की ने कंप्लेंट भी नहीं की थी। तो दूसरा एक कोच होता, जलता था मुझसे, उसने कंप्लेंट की थी। और हाँ, मुझ जैसे शरीफ टीचर पे इल्जाम लगाने के बजाय उस अनपढ़ वॉचमैन को क्यों नहीं पकड़ते आप? क्या नाम है उसका? रमन। शिल्पी पे बुरी नजर थी उसकी, उसे घूरता था हमेशा। अरे शिल्पी, बेल बज गया, चलो जल्दी जाओ। ठीक है, जब तक हम ना कहें शहर से बाहर मत जाना, और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। अच्छा अमन जी, ये वॉचमैन रमन का नेचर कैसा था? शिल्पी के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्वीट था ये? उसे कुछ फॉलो करता था ये? देखिए, वो तो सबसे अच्छे से बात करता है, इज वेरी केयरिंग फॉर स्टूडेंट्स। हाँ, कभी कुछ ऐसा लगा नहीं कि वो शिल्पी के लिए एक्स्ट्रा स्वीट है। वैसे तो हमारे वॉचमैन अंकल बहुत अच्छे हैं, हाँ, लेकिन वो कभी कभार शिल्पी को उसके घर तक फॉलो करते थे। देख रमन, जो कुछ भी जानता सच सच बता दे, वरना अगर मैंने अपने तरीके से पूछा ना। आप आरोप लगा रहे हैं, मुझ पे आरोप लगा रहे हैं साहब। फिक्र थी साहब उसकी, मैंने पहले ही बोला ना आपको साहब कि उसके घर वालों को उसकी जरा भी नहीं पड़ी थी। मेरी भी एक बेटी थी साहब, शिल्पी जैसी, मार डाला किसी हैवान ने उसको। और मुझे डर था साहब कि कहीं शिल्पी के साथ भी ऐसा कुछ होना चाहे, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान देता था उसके पीछे। 13 साल की एक मासूम लड़की, लेकिन अनगिनत संदिग्ध जिनके पास उसे नुकसान पहुंचाने की अलग अलग वजह भी थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि इनमें से कई लोग उसके अपने परिवार वाले और स्कूल के अध्यापक थे। वही लोग जिन पर शिल्पी की सुरक्षा का जिम्मा था, आज उन्हीं लोगों पर भक्षक होने का संदेह किया जा रहा था। और वॉचमैन रमन सर, उसका बैकग्राउंड चेक किया है, वो सच बोल रहा है। उसकी वाकई एक 14 साल की लड़की थी जिसका रेप करके मर्डर कर दिया गया था। तो अब बचा शिल्पी का मामा पुष्कर और शिल्पी का बाप रवि। दोनों के पास मोटिव भी था और मौका भी। फिर सुगम, वो स्पोर्ट्स कोच, वो लड़की नैना, और आखिर में शिल्पी का बॉयफ्रेंड ध्रुव। सर ये रही ध्रुव की फाइल जो आपने मंगाई थी। ये बात हमने अब तक कैसे मिस की? गायत्री। और उनके खिलाफ तो हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। गायत्री का बैकग्राउंड चेक करो, मुझे कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही। सर गायत्री सिंगल मदर है, अपने बेटे को लेकर काफी पजेसिव रहती है। बेटा ही सब कुछ है, लेकिन उसने हमसे एक बात छुपाई है। उसके बेटे की पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही थी, उसके मार्क्स लगातार गिरते ही जा रहे थे। मैंने कहा था ना, कुछ ज्यादा ही शाद। लेकिन सर गायत्री अगर कुछ छुपा भी रही है तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे इतनी आसानी से तोड़ पाएंगे। मैं जानता हूं, हम उसके बेटे को तोड़े। सर मैंने कुछ नहीं किया।
बैठो। स्पोर्ट्स में काफी अच्छी थी ना शिल्पी? बहुत अच्छी थी ना स्पोर्ट्स में? क्या खेलती थी? स्प्रिंटर। कमाल है, स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी थी, पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, जिंदगी में कहाँ पहुंच जाती ना अगर। बहुत कम लोग होते ना मन के इतने साफ, सबका ख्याल रखती थी। खैर अब तो इतना प्यार करते थे शिल्पी से, तुम्हारा इतना फर्ज तो बनता है सब सच बता दो। अपने लिए नहीं तो शिल्पी के लिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अरे गायत्री मैम, आप इधर कैसे? आप ध्रुव के साथ नहीं? मतलब ध्रुव तो क्लास में है ना? अरे वो पूछताछ चल रही है ना, पुलिस आई है फिर से। पुलिस आई है? हाँ। कहाँ है वो? वो वनिता मैम की क्लास में। सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। प्यार मैंने किया शिल्पी से और उसकी सजा शिल्पी को मिली। मतलब? एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है ये? बेटा तो ठीक तो है? बैठ यहाँ। हाउ डेयर यू! मेरे परमिशन के बिना आप लोग ऐसे कैसे कर सकते? परमिशन है, स्पेशल परमिशन, क्योंकि ध्रुव की माँ यानी कि आप इस केस की मेन सस्पेक्ट है। अब खुद से सारा सच बताओगी या ध्रुव से उगलवा? ध्रुव की इसमें कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। ध्रुव को इसमें मत इन्वॉल्व कीजिए, सब कुछ है मेरा, ये मैंने गलती की। मैंने ध्रुव को बहुत समझाने की कोशिश की, उस लड़की से दूर रहो, इसके मार्क्स कम आ रहे थे, बोर्ड एग्जाम आ रहा था, वो लड़की इसकी लाइफ बर्बाद कर देती। मैंने उसे भी समझाने की कोशिश की, मैंने उसे डराया भी, धमकाया भी कि लाइन पे आ जाए। हद तो तब हो गई जब वो ध्रुव के कमरे तक पहुंच गई। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर से भी निकाल दिया, मेरे पास कोई और चारा नहीं था ध्रुव, इसीलिए मैं इधर आई। मैंने बोला ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। और अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो हम दोनों भाग जाएंगे। बेटा ये तुम्हारी बुक। जब मैंने उसे वहां देखा तो इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा आया कि मॉम, तू इतनी रात को मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही है? हाँ? मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद करने आई है तू? मॉम चुप कर! ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। नहीं मिस, ऐसा कुछ नहीं। स्टॉप इट! मैं सिर्फ उसे डराना चाहती थी, मारना नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने अपने बेटे को बड़ा किया है सर। वो इंजीनियर बनने वाला है, सक्सेसफुल, अब्रॉड जाएगा पढ़ाई करने के लिए, पूरी लाइफ प्लान है उसकी। उस बीच ये प्यार मोहब्बत नौटंकी मैं नहीं देख सकती अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए। सारी गलती शिल्पी की है, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे संभाला तुमने एक 13 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से मार के? किसी और लड़के को पकड़ती तो बच जाती। मेरे बेटे को उसने पकड़ा। टीचर थी तुम उसकी। उससे पहले ध्रुव की मैं माँ हूं। जिस उम्र में बच्चों को सहारे और संवेदना की जरूरत होती है, उस उम्र में मानो शिल्पी को सभी ने त्याग दिया। दिल से सच्ची, मन से निर्मल और अत्यंत प्रतिभाशाली शिल्पी को कभी किसी से प्यार नहीं मिला, और जब मिला तो उसे इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और यही कीमत उससे सच्चा प्यार करने वाले 3 व्यक्तियों को भी चुकानी पड़ी। उसकी माँ,
छोटा भाई आदि और ध्रुव। देशबंधु घटक, 7 पेट्रोल पंपों का मालिक है। आज का कैश कहाँ है? गाड़ी में पीछे। चल जाओ। चाय। नहीं आएगी वो। आपको तो पता है ना कितनी जिद्दी है वो, कितनी बार फोन किया है लेकिन वो उठाती ही नहीं है। अब तो लगता है कि बच्चों का मुंह देखे बिना ही हमारी आंखें बंद होगी। ऐसे बात मत करो, एक बार बिरेश से बात कर लो ना तुम। वो तो बात करता है ना तुमसे। उसको एक बार बोलो ना कि वो देबोलीना को समझाए। लगा लगा लगा। हाँ हाँ बिरेश बेटा, केमन आछो? जुग जुग जियो बेटा। हाँ हाँ। अरे बेटा अब क्या है, 2 अटैक हो चुके हैं, तीसरा भी कहीं रास्ते में इंतजार में बैठा होगा। वो आए और हम चले जाएं। छोड़िए ना। हेलो बिरेश बेटा, कैसे हो? हाँ बेटा, बस एक ही इच्छा है, इनकी तो तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों को देखने का बहुत मन कर रहा है। तुम लोग आ रहे हो क्या? शक्ति कब? अरे माँ काली तुम्हारा भला करे बेटा, जुग जुग जियो। अरे मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, तुम आओ तो सही। बच्चों को लेकर मैं विक्टोरिया, हावड़ा और गंगा ये सब जगह दिखाऊंगा। बस तुम आओ बेटा, जीते रहो जीते रहो। कब आ रहे हैं वो लोग? तुम जल्दी से जाओ और मुझे डिस्चार्ज करवाओ। हालत कैसी है उस पेशेंट की? वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। डॉक्टर, उस आदमी का बचना बहुत जरूरी है। वो अकेला आदमी है जो हमें लखनपाल तक पहुंचा सकता है। ट्राइंग। बेटा बेटा रोते नहीं बेटा। अरे सुनती हो? अरे आ रही हूँ। अरे भूख लगी है बच्ची को, देखो। रुको रुको रुको, क्या हुआ बेटा? दादा दादा क्या बात है? दादा 2 मिनट। बॉस, रघु पुलिस से बचकर भाग रहा था, गाड़ी से टकरा गया। डरने की कोई बात नहीं है, रघु मर जाएगा मगर जबान से हम लोगों का नाम नहीं लेगा। तू भय पहुंचना, सब ठीक हो जावे। बस भैया इधर ही रुकिए। आइए। अभी अभी मैंने हॉस्पिटल फोन किया था, तब मुझे पता चला कि आपने जबरदस्ती डिस्चार्ज ले लिया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था काकू, कम से कम एक बार मुझे बता तो दिया होता। अरे अचानक मैं एकदम फिट लगने लगा, ये देखो। अरे ये काकू को अचानक जवानी का अटैक किससे आ गया? जमाई बाबू से बात हुई है ना, जैसे ही उन्होंने बताया कि देवोलीना और बच्चों को लेकर आ रहे हैं, बस एकदम ठीक हो गए।
10 साल से हम लखनपाल के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हाथ नहीं लगता। इट्स अ शेम। इस कैटेगरी के जितने भी क्रिमिनल्स बंगाल में हुए ना, उनमें सबसे ज़्यादा शातिर है ये। और अनफॉर्चुनेटली कोलकाता इसकी फेवरेट क्राइम डेस्टिनेशन है। लेकिन ये कब आता है, कहाँ से आता है और कहाँ को चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। रघु इसका खास आदमी है। मित्रों, अगर रघु कोलकाता में है तो ये पॉसिबिलिटी है कि लखनपाल भी कोलकाता आ चुका है और अपने किसी शिकार पर नजर जमा चुका है। आइए आइए, चलिए ना। कोलकाता पुलिस लखनपाल नाम के एक अपराधी की पिछले 10 सालों से तलाश कर रही थी, जो कि केप मारी यानी कि सेंधमारी गैंग का लीडर था। और जो आदमी पुलिस से बचकर भागते हुए एक्सीडेंट का शिकार हुआ था और हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, वो उसी लखनपाल गैंग का सदस्य था, जो कि पुलिस को लखनपाल तक पहुंचा सकता था। दूसरी तरफ ठीक उसी समय हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा के निकले एक बुजुर्ग शख्स मिस्टर बर्धान को एक खुशखबरी मिली कि उनकी वो बेटी, जिसने बरसों से उनके साथ अपने सारे संबंध तोड़ रखे थे, वो उनसे मिलने के लिए अमेरिका से कोलकाता आ रही थी। इस खबर ने जहां इस बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे को खुशी और दिलों को उमंगों से भर दिया था, वहीं एक शख्स रंजन के चेहरे के रंग को उड़ा दिया था। लेकिन क्यों? क्या रिश्ता था रंजन का इस लड़की देवोलीना से? क्या हॉस्पिटल में पड़े उस मुजरिम और बर्धन्स की कहानी, जिनका आपस में दूर दूर तो कोई संबंध नजर नहीं आ रहा था, आगे जाकर एक दूसरे से मिलने वाली थी? आइए आइए, चलिए ना। सर सॉरी, मैं आपके पेशेंट रघु को बचा नहीं पाया। ही इज नो मोर। रघु लखनपाल के गैंग का सबसे खास मेंबर था और उसकी मौत की खबर उसे बहुत जल्द मिल जाएगी। एंड आई एम श्योर कि हमसे बदला लेने के लिए वो कोई ना कोई वारदात जरूर करेगा, वो भी बहुत जल्दी। एक काम करो, इन्फॉर्मर से कहो अपनी आंखें खुली रखें। कोई भी इलाके में नया आदमी या कुछ डाउटफुल दिखता है तो फौरन इन्फॉर्म करें। चलो। ओके सर। देवोलीना, कभी भुला नहीं पाया तुम्हें। तुम नहीं जानती कितना मिस किया मैंने तुम्हें इन 10 सालों में। এরা কি এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি? মা, 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 বাবু, বাবু। बिस्तर के आसपास और दरवाजे पर भी राख लगी हुई है। मैं एक बार बाहर देख कर आता हूं। या ओके सर। सर, केप मेरी गैंग का साइन इस घर के बाहर तो है ही, उसके साथ साथ दूसरे घर पे भी है। चलो। ओके सर। यहीं पे सर। गैंग का एक मेंबर पूरे एरिया का अच्छी तरह स्टडी करता है, फिर शिकार को चुनकर निशान लगाता है ताकि बाकी गैंग को पता लगे कि वारदात कहाँ करनी है। सर, इस घर के अलावा इन सभी घरों पर निशान है सर। वो लोग लकी थे जो बच गए। लक नहीं, वजह कोई और ही होगी कि सिर्फ एक घर पर अटैक हुआ है। कोलकाता में केप मारी गैंग यानी कि सेंधमारी गैंग का आतंक छाया था। ये गैंग अपने शिकार के घर के बाहर एक खास निशान बना देता था और घर के अंदर छोड़ जाता था राख। सबको लग रहा था कि उनकी हत्या का जिम्मेदार यही गैंग है, लेकिन क्या ये वाकई केप मारी गैंग का काम था या फिर इसके पीछे कोई और था? यहाँ
यहाँ पर आसपास पूछताछ की मैंने तो पता चला यहाँ पर एक आदमी फैमिली के साथ रहता था। कल रात ही घर खाली किया है। यहाँ के लोग जो हुलिया बता रहे हैं उसका, वो लखनपाल से बहुत मिलता जुलता है। हाँ सर, यही था। पिछले कुछ 4 महीने से इसी घर में रह रहा था सर। अचानक कल घर खाली करके चला गया। घर देने से पहले पेपर वर्क कर चुका था सर। ये रहा आईडी। तनवीर आलम, नकली आईडी है। हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं तो वो शहर छोड़कर भाग नहीं सकता। उसने सिर्फ ठिकाना बदला होगा। एक काम करो, ढूंढो उसे। इन्फॉर्मर से कहो स्पेशली नए किराएदारों के बारे में पता करें। इसके अलावा लॉजेस, होटल्स, धर्मशालाएं, सब जगह पूछताछ करो। स्पेशल टीम बनाकर आउटर एरियाज में सर्च करो। ये लोग जनरली ऐसी जगहों पर छुपते हैं। सभी पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट वायर करो। इस बार लखनपाल कोलकाता से बच के जाना नहीं चाहिए। I want to register a complaint. किसके खिलाफ? आपके फादर और मदर इन लॉ के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका FIR हम पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं एंड द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। कल रात बाबा के लॉयर मिस्टर दास गुप्ता हमसे मिलने आए थे और इन्होंने बताया कि इनफैक्ट आप उन्हीं से सुन सकते हैं। वेल, कुछ 2 साल पहले मिस्टर और मिसेस वर्धन ने अपना सब कुछ रंजन के नाम कर दिए थे, मगर जब उन्हें पता चला कि उनका बेटी और दामाद वापस आ रहे तब उन्होंने मुझे अपना विल बदलने को कहा। उन्होंने कहा कि वो अपना सब कुछ देवलीना के 2 बच्चों के नाम कर देना चाहते हैं और उसके लिए मुझे जल्द से जल्द पेपर भी तैयार करने के लिए बोला गया और उसी रात उनका मर्डर हो गया। क्या आपको इसमें कुछ एबनॉर्मल सा नहीं लगता? तो इंटरेस्टिंग है कि रिपोर्ट लिखाने आप आए जबकि आना उनकी बेटी मतलब आपकी वाइफ को चाहिए। मेरे सास ससुर की तरह वो भी रंजन पे इतना विश्वास करती है कि उसके खिलाफ सोचना तो दूर सुनना भी नहीं चाहती है। और इस विश्वास की वजह? जरूरी नहीं कि हर बात की कोई वजह हो। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। वीरेश जबरदस्ती स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। लेकिन वो पति हैं आपके। तो इसीलिए उसकी गलत बात भी मुझे सही मान लेना चाहिए। मैं उनमें से नहीं हूं जिनके लिए पति परमेश्वर होते हैं। उनकी बातों में लॉजिक है। और क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगती है कि आपके होते हुए भी आपके पेरेंट्स ने आपकी सारी प्रॉपर्टी रंजन के नाम कर दी? बिल्कुल ठीक किया था उन्होंने। उनकी जगह पे अगर मैं भी होता तो शायद यही करता। क्या? जा लुक, मेरे और देवलीना के रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन यही कॉम्प्लिकेशंस उनके ऐसे करने की वजह थी। देवलीना ने पिछले 10 सालों से अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और इसका कोई वैलिड रीजन भी नहीं है। यूएस आने के बाद उसको वहां की लाइफ इतनी पसंद आई कि वो वेस्टर्नर से ज्यादा वेस्टर्न हो गई। अपनी जिंदगी में मैं वेस्टर्न बनके रहूं या देसी बनके, आपको क्या? लुक मैडम, आप यूएस में या फिर कहीं भी आप क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, हमें उससे ना कोई लेना देना है ना कोई फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हम सिर्फ उन फैक्ट्स को चेक कर रहे हैं जिनका इस केस से लेना देना है या फिर हो सकता है। तो हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि खुद की बेटी, दामाद और उनके बच्चे के होते हुए भी मिस्टर वर्धन ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज रंजन के नाम क्यों कर दी? इस सवाल का जवाब जो दे सकते थे वो जा चुके हैं। लेकिन आप जवाब देने की कोशिश तो कर सकती है ना। पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे बड़ी बात यह है कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। अपने पेरेंट्स को खोया है मैंने और आप इस तरह के सवाल करके मेरी तकलीफ और भी बढ़ा रहे हैं। काश वो जानती और समझती भी कि तकलीफ क्या होती है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है। स्कूल से लेके कॉलेज तक वो रंजन के साथ थी। दोनों का अफेयर भी चल रहा था। बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन तभी वीरेश की मौसी ने उसे एक पूजा मंडप पे देखा और रिश्ते की बात चलाई। रंजन तब भी छोटी मोटी नौकरी करता था और आज भी उतना वेल सेटल नहीं है और देवलीना रंजन को छोड़कर वीरेश से शादी करने के लिए राजी हो गई क्योंकि वो वेल सेटल था और वो भी अमेरिका में। और उसके बाद देवलीना ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, ना अपने माँ बाप की तरफ और ना ही रंजन की तरफ। और उसके बाद तब से लेके आज तक हमारा बेटा ही ख्याल रखता आ रहा था उनका। सर, इस फैमिली की इक्वेशन से इस केस का कोई लेना देना है ऐसा लगता तो नहीं है। उस दरवाजे पर केप मैरी गैंग का साइन और उसके अलावा लखनपाल का भी सेम एरिया में होना, ये बात तो क्लियर है कि ये काम भी उसी के गैंग का है। लेकिन दूसरे घरों पर भी वही साइन था पर वहाँ कुछ हुआ नहीं, जबकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लखनपाल या उसकी गैंग ने किसी घर को चुना हो और छोड़ दिया हो। और ये जो प्रॉपर्टी का एंगल है इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वेरीफाई करना पड़ेगा। देवलीना को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने रंजन के प्यार को ठुकराकर गलती की थी और वहीं दूसरी तरफ देवलीना से धोखा खाने के बाद भी
रंजन अब तक उसे भुला नहीं पाया था। तो क्या बर्धन दंपत्ति की हत्या एक साजिश थी जिसे देवोलीना और रंजन ने मिलकर अंजाम दिया था, या फिर बर्धन द्वारा अपनी जायदाद को पहले रंजन के नाम करने और फिर अपने इस फैसले को बदल देने से नाराज रंजन ने अकेले ही इस दोहरी हत्या को अंजाम दिया था? अगर ऐसा था तो फिर केप मारी गैंग का इस सारे मामले में क्या रोल था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि रंजन का केप मारी गैंग के साथ कोई संबंध था और उसने उन लोगों से ये काम करवाया था? रंजन, ट्रैम में क्या कर रहा है? अभी तो कार से चलने के दिन है। कोई मॉडल वॉडल पसंद किया? सर मुझे पैदल चलने में कोई तकलीफ नहीं है और मुझे पता है सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर यकीन मानिए सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। काकू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, ये सोच के खुद मैं बहुत हैरान हूँ। मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है सर, ये सब कुछ देवोलीना का है और मैं ये सब कुछ देवोलीना के नाम करने के लिए तैयार हूँ। सही में ऐसा सोचते हो या सिर्फ बोलने के लिए कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने ऑलरेडी अपने वकील से बात कर ली है, आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो। देवोलीना के यूएस जाने के बाद कब कब और कितनी बार मिले उससे? एक बार भी नहीं सर। अब भी उससे प्यार करते हो? सर मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का आपको कोई राइट नहीं है। हमारे राइट छोड़ो, अपनी बात करो। कुछ तो रॉन्ग जरूर है तुम्हारे साथ। देवोलीना ने तुम्हें धोखा दिया। कोई नॉर्मल इंसान होता तो उससे जुड़ी हर चीज़ से नफरत करता, और तुम 10 सालों से उसके माँ बाप की सेवा करते आ रहे हो। क्यों? मैं नॉर्मल नहीं हूँ, शायद इसीलिए देवोलीना भी मुझे छोड़ के चली गई। ठीक है, अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन नज़र रहेगी तुम पर। और याद रखना, शहर छोड़कर कहीं बाहर मत जाना। सारे सवालों के जवाब तभी मिल सकते थे जब केप मारी गैंग का कोई सदस्य या उसका मुखिया लखन पाल पुलिस के हाथ आ जाता। सर कुछ बोला उसने? गाड़ी में बताता हूँ। ओके। हेलो, बोलो श्याम। हाँ ठीक है सर, इन्फॉर्मर का फोन था, उसने लखन पाल और उसके गैंग को पास के एरिया में देखा है। चलो। सर सर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। सारे टुकड़े कलेक्ट करो और जोड़कर देखो ये नंबर्स किस चीज के। और हाँ, फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लो। ओके सर। सर ये पेपर के टुकड़ों को जोड़ दिया सर। गुड। आई वाज राइट, ये लूट का हिसाब ही है। तो इसका मतलब ये है सर, ये लोग यहाँ से फिर से फरार हो चुके हैं? शायद। हेलो, केप मारी गैंग के बालीगंज में होने की खबर मिली है। लगता तो है कोई बड़ी वारदात करने का इरादा था उन लोगों का। क्लोरोफॉर्म सर। हेलो, कॉल द एम्बुलेंस। ये केप मारी गैंग पिछले 10 सालों में लूट की सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुका था, लेकिन आज तक इस गैंग द्वारा किसी का कत्ल नहीं किया गया था। इसके अलावा जिसने वक्त पर पहुंचकर पुलिस ने बचा लिया था, उनके दरवाजे पर भी केप मारी गैंग का एक खास निशान पाया गया था, जो कि बर्धांस के दरवाजे पर भी था। तो क्या केप मारी गैंग ने खून ना बहाने की अपनी नीति को बदल दिया था, या फिर ये कोई और था जो इस गैंग के निशान का इस्तेमाल करके पुलिस को गुमराह कर रहा था?
दोनों ही सूरतों में पुलिस के सामने एक बड़ी और दोहरी चुनौती थी। पहली, बरधांस को इंसाफ दिलाना, और दूसरी, अगर केपमारी गैंग का इन घटनाओं से कोई भी संबंध था तो भविष्य में उन्हें और घटनाओं को अंजाम देने से रोकना। देवोलीना, देवोलीना, क्यों हो रहा है ऐसा देवोलीना? तुम चली गई थी ना मुझे छोड़ के, मैं क्यों बुला नहीं पाया तुम्हें देवोलीना? देवोलीना, देवोलीना, तुम मेरी देवोलीना हो ना? पुलिस, सर, रंजन के बारे में अभी अभी एक खबर आई है। वो अभी भी देवोलीना के प्यार में सर से पांव तक डूबा है। पुलिस, अभी अभी जो घर से गया, क्या रिश्ता है तेरा उससे? ग्राहक है मेरा, मुझे देबोलीना देबोलीना कह के पुकारता है। कभी कभी आता है और ज्यादातर तो रो धोकर चला जाता है। अक्सर किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उसे देवोलीना देवोलीना बोलकर बुलाता है। बरधान दंपत्ति की बेटी देबोलीना के अपने पति से रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो हो सकता था कि इस बात की वजह से रंजन के प्रति उसका प्रेम फिर से उमड़ आया हो और उसने रंजन के साथ मिलकर योजना बनाई हो कि वो अपने पेरेंट्स पर दबाव डालकर उनकी सारी जायदाद रंजन के नाम करवा देगी। और ऐसा हो जाने के बाद वो अपने पति बिरेश से तलाक और एलिमनी में मोटी रकम लेकर इंडिया लौट आएगी और रंजन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। पर जब बरधांस ने रंजन को हटाकर देवोलीना के बच्चों को अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहा हो तो उनकी ये योजना गड़बड़ा गई और इसी की वजह से देवोलीना या रंजन ने उनका खून कर दिया। ये सिर्फ एक संभावना थी जो सच भी हो सकती थी और पुलिस ने इस संभावना की सच्चाई को जांचने का फैसला किया। लेकर आओ उसे। व्यापार रंजन के डाकू। रंजन जी, कहिए। चलो हमारे साथ। लेकिन क्यों? मैं तो अपना बयान पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन वो बात पहले की थी, अभी कुछ नई बातें सामने आई हैं और कुछ नए सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें देने हैं। तुम चलो चलो। सुनिए, क्यों पीछे पड़े हैं आप लोग रंजन के? बुरे माँ बाप है उसके घर पे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? प्लीज काम डाउन, हम लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन बहुत गलत ढंग से। मैं जानती हूँ उसे, और आज से नहीं बचपन से। मेरे उसे छोड़ने के बाद भी पिछले 10 सालों से मेरे बुरे माँ बाप की सेवा करता आया है। वो उन्हें क्यों मारेगा? इसी क्यों, कैसे और किसने का जवाब ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही मिलेगा आपको भी बता देंगे। और हमारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर वो निर्दोष है तो कुछ नहीं होगा उसे। और अब आप घर जाइए, वरना पुलिस के काम में रुकावट डालने के चार्ज में मुझे आप पर भी एक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हें इसलिए नहीं लाया था यहाँ पे कि तुम रातों को अपने पति को सोता हुआ छोड़कर अपने एक्स यार की वकालत करती फिरो, और वो भी तब जब उस यार पर तुम्हारे अपने पेरेंट्स के मर्डर के चार्जेस। शट अप, जस्ट शट अप। कोई खून नहीं किया है रंजन ने।
पूरी तरह से निर्दोष है वो। अच्छा, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, ऐसा क्या है उसमें जो इतना यकीन करती हो तुम उस पर? या फिर अब भी उसके प्यार की आग जल रही है तुम्हारे दिल में? Enough is enough! अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तुम्हें। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। What? Yes, चले जाओ यहाँ से और फिर मुझे कभी अपना शक्ल मत दिखाना। प्लीज स्टॉप, प्लीज सर, प्लीज सर। अभी भी टाइम है, सच सच बोल दे वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। तू नहीं मारा ना उन दोनों को पैसों के लिए? हाँ बोल। सर कितनी बार बोलूं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। सर आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे सर? सर ये ऐसे नहीं मानेगा। चल। सर आपका फोन। हेलो सर, कैपमारी गैंग के एक आदमी को निशान बनाते हुए देखा गया है। मित्रों, क्विक। पुलिस को अब तक ना तो केपमारी गैंग तक पहुंचने में कोई सफलता मिली थी और ना ही बर्धन दंपत्ति के कत्ल को लेकर कोई नया सच सामने आ रहा था। और तभी एक फोन कॉल के द्वारा उन्हें केपमारी गैंग के एक सदस्य के कहीं होने की खबर मिली। इस खबर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उस आदमी को पकड़ लिया गया और उसकी पूछताछ में जो कुछ सामने आया वो चौंका देने वाला था। वो लखनपाल के केपमारी गैंग में मैं नया नया शामिल हुआ हूँ साहब। उन लोगों ने मुझे वो लूट के लिए घर चुनने का काम सौंपा था। पिस्टल अटैक यानी मिस्टर बर्धन का घर, वो वारदात तुम लोगों ने की थी? साहब, हाँ साहब, मैंने उस आदमी का गला काटा था। केपमारी गैंग के इस गुर्गे हरिया के पकड़े जाने से ये केस अचानक और बड़ी आसानी से हल हो गया था। उसके इकबाले जुर्म ने एक बेटी पर से अपने ही माता पिता की हत्या में शामिल होने के शक को मिटा दिया था और वहीं रंजन की मासूमियत को भी साबित कर दिया था। क्या सब कुछ वैसा ही था जैसा कि दिखाई दे रहा था? क्या वाकई देवुलीना और रंजन बेकसूर थे? क्या वाकई ये केस सॉल्व हो चुका था? जरा मदद कीजिए। बस भैया, बस बस बस, ये लीजिए भैया। विरेश, मेरी बात तो सुनो। देवुलीना, वो विरेश चला गया वापस, हमेशा के लिए। जो तुम ये आज कर रही हो ना, इससे तुम्हारा आने वाला कल, बच्चों का फ्यूचर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गुजरे हुए कल के मुख पर खड़े होकर ही हमारा आज आने वाले कल को देखता है ना रंजन? मैंने खुद ही वो नींव हिला दी थी, इसीलिए ना मेरा आज बचा और ना ही आने वाले कल से जुड़े कोई उम्मीद। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज तक तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बस अब और नहीं। मेरी फिक्र करना छोड़। हेलो सर, दानकुनी टोल नाका पर एक गाड़ी पर केपमारी गैंग का निशान देखा गया है। ओके। कोलकाता की सीमा पर पड़ने वाले एक टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी कोलकाता के अंदर दाखिल होती दिखाई दे रही थी, जिसके पिछले हिस्से पर केपमारी गैंग का वही निशान बनाया दिखाई दिया था जो उस गैंग की पहचान था। साफ था कि गैंग ने उस गाड़ी को यानी कि उसके मालिक को अपना शिकार बनाने के लिए चुना था। टोल नाके के स्टाफ द्वारा यह सूचना पुलिस को दी गई। ये अब तक का सबसे बड़ा मौका था जो इस पूरे गैंग को पुलिस की गिरफ्त में ला सकता था। केपमारी गैंग एक वारदात को अंजाम देने वाला था और पुलिस को इस बात का पहले से पता चल चुका था, लेकिन उस गाड़ी का नंबर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दिया था। उस फुटेज से पुलिस को सिर्फ उस गाड़ी का रंग और मॉडल पता चल पाया था और कोलकाता जैसे विशाल महानगर में सिर्फ रंग और मॉडल के आधार पर उस गाड़ी को ढूंढना भूसे के ढेर
अंधेर में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन पुलिस ने इस असंभव को संभव बनाने का फैसला लिया। अब देखना यह था कि क्या उन्हें इस काम में सफलता मिल पाएगी। क्या पुलिस अपने हाथ आए इस मौके का फायदा उठाकर लखनपाल को पकड़ पाएगी, या फिर इस बार भी जीत लखनपाल और उसके गैंग की ही होगी। पेट्रोल पंपों का मालिक है। आज का कैश कहाँ है? गाड़ी में पीछे। चल जाओ। लखनपाल, हथियार नीचे। सब लोग अपने हथियार फेंको नीचे। गाड़ी पर जो निशान लगाया था ना, उसी से तू हमारे निशाने पर आ गया। बहुत हो गया पाखंड, अब जेल में सत्संग करना। लेके जाओ इन सबको। चल उठ। पहचाना इसे? तेरा ही साथी है और इसने कबूल भी किया है। मेरे कहने पर? हाँ सर ये झूठ बोल रहा है सर मैं इसे पहचानता भी नहीं हूँ सर। मैंने आज से पहले इसे देखा नहीं है और ना ही वो जो बुड्ढा बर्धन और उसकी पत्नी का कत्ल में मेरा हाथ है। झूठ बोल रहा है सर जी मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर जी मैं कबूल करता हूँ। ये मैंने लूट डकैती मर्डर सब किए मैं कबूल करता हूँ सर जी। फिर एक इसके बारे में मैं झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? मेरी क्या सजा माफ होगी सर होगी? नहीं ना तो फिर सर झूठ बोल रहा है सर। चल सर, हरिया अपने पिछले बयान पर ही टिका हुआ है कि उसी ने बर्धन को मारा है और वो लखनपाल के गैंग का एक हिस्सा है। सर, गैंग के सभी मेंबर्स से हमने पूछताछ की है, लेकिन सबका कहना है कि हरिया कभी उस गैंग में शामिल नहीं रहा। और सर, बर्धान के मामले में उन्होंने अपने गैंग का हाथ होने से इनकार किया है। लेकिन एक बात तो पक्की है, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। लेकिन सर, हरिया खुद झूठ बोलकर फांसी भी क्यों चढ़ेगा? एक काम करो, इस हरिया का एक फोटो निकालो और जहां से हमने इसे उठाया था उस जगह आसपास सब जगह पूछताछ करो। पता करो कि इस हरिया की असलियत क्या है। ओके सर। पुलिस ने अपनी समझदारी और मेहनत के बलबूते पर लखनपाल और उसके गैंग को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान लखनपाल ने अपने और अपने गैंग द्वारा अब तक अंजाम दी गई हर वारदात को स्वीकार किया, लेकिन बर्धन्स के घर हुई लूट और उनकी हत्या में अपना किसी भी तरह का हाथ होने से वो लगातार इनकार कर रहा था। यानी कि साफ था कि हरिया, जो पहले से पुलिस की गिरफ्त में था और अपने आप को केप मारी गैंग का सदस्य बता रहा था, झूठ बोल रहा था। पुलिस द्वारा सख्ती बरते जाने के बाद वो टूट गया और तब पुलिस के सामने आया वो शख्स जिसने न सिर्फ हरिया को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था, बल्कि बर्धन का हत्यारा भी वही था। आखिर कौन था वो शख्स? पूरो, हाँ, इसको पहचानते हो? चलो चल, बता किसके कहने पर ये काम किया। सर उसका बड़े एहसान है मुझ पर, उनका नाम कैसे ले सर? देख, हमारे सब्र का इम्तिहान मत ले वरना बहुत पछताएगा। बोल। सर, उन्होंने ही कहा था कि ऐसा आदमी ढूंढो जो दोनों खून का इल्जाम अपने सर पे ले ले। लेके चलो। जब आप लोग उसे पकड़ कर ले गए तो हम घबरा गए। तुम चलो सुनिए, रुकिए, मत ले जाइए उसे। हम
उसे बचाने के लिए हमने ये तरीका निकाला। बुरो को बोला कि कोई ऐसा आदमी ढूंढ के निकाले जो इन हत्याओं का इल्जाम अपने सर ले सके। बुरो ने हरिया को ढूंढ निकाला। हाँ साहब, मैंने उस आदमी का गला काटा था। और इस काम के लिए हमने उसे 5 लाख रुपए भी दिए थे। बस साहब, ये एक ही तरीका था हमारे बच्चे को बचाने के लिए। वर्धन दंपति को क्यों मारा? और कोई रास्ते बचा नहीं था हमारे पास। देवलीना ही वजह थी। 10 सालों से बेटे से भी बढ़कर सेवा की थी रंजन ने उनकी। आइए, अभी अभी मैंने हॉस्पिटल फोन किया था, तब मुझे पता चला कि आपने जबरदस्ती डिस्चार्ज ले लिया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था काकू, कम से कम एक बार मुझे बता तो दिया होता। कभी भी उसके बदले में कुछ भी पाने की चाहत नहीं थी उसमें। और उन लोगों ने भी रंजन के नाम सब कुछ करके कोई एहसान नहीं किया था, अपनी बेटी की हरकत की भरपाई ही की थी। बस ने सोचा था कि हमारे जाने के बाद रंजन की जिंदगी आसान हो जाएगी, आराम से जी लेगा वो। लेकिन जब पता चला देवोलीना इंडिया आ रही है। अरे आपने ये सब की बोल छे, हमारे रहते हुए आप लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? और रंजन हमसे ज्यादा तो वो आप लोगों का बेटा है, पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है आप लोगों को। फिर वो तो है, बेटे से भी बढ़कर है वो हमारे लिए। अरे अभी अभी अस्पताल से आए हो, फिर कहाँ चल दिए? अरे 2 नतनियां आ रही है अमेरिका से, उनके लिए कुछ तैयारी करनी है कि नहीं? एसी का भी सर्विसिंग करवाना है। कोलकाता में कितनी गर्मी पड़ती है इन दिनों। और ये जो मोड़ पे डिपार्टमेंटल दुकान खुला है ना, उसमें जाकर देखना है कि उसमें कॉर्न फ्लैक और ओट्स मिलता है कि नहीं। मैंने पता किया है कि अमेरिका में बच्चे सुबह के नाश्ते में कॉर्न फ्लैक और ओट्स ही खाते हैं। और हाँ करुणा, मैं बाहर जा रहा हूँ, लौटते वक्त वकील साहब से मिलते हुए आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि देवोलीना और जमाई बाबू के रहते हुए ये वसीयत वाला काम हो जाए, नहीं तो बाद में कौन सिग्नेचर के लिए इधर उधर भागते फिरेंगे। लेकिन अपना ख्याल रखना, ये मत भूलना कि अभी अभी अस्पताल से लौटे हैं आप। क्या करें, इनको लेकर कुछ समझ में नहीं आता है। वो भी अपनी बेटी के जैसे ही निकले। पहले बेटी ने धोखा दिया हमारे बेटे को, और अब वो देने जाने वाले थे। पिछली बार तो हमने बर्दाश्त कर लिए थे, पर इस बार ये नहीं होने दे सकते थे हम अपने बच्चे के साथ। उन दिनों केपमारी गैंग के बारे में रोज न्यूज़ आ रही थी, कैसे वो घरों में निशान लगा रहे थे, फिर उसे कैसे लूटते थे। बस हमने तय कर लिया कि देवोलीना के आने से पहले ही खत्म कर देंगे उन्हें। थोड़ा सा समय जरूर लगा खुद को संभालने में। ताड़ाताड़ी करो, सूरज झुक जाएगा। जल्दी। हमने जो भी किया अपने बेटे के लिए किया। हमें लगा कि हमने उसका फ्यूचर सिक्योर कर दिया है। क्या कर दिया आप दोनों ने? क्यों किया ऐसा? जब भी कोई तकलीफें या मुश्किलें सामने आती हैं तो दुनिया का लगभग हर इंसान अपने आप से और ऊपर वाले से एक ही सवाल करता है, बाबा आखिर मैं ही क्यों? बुरा वक्त या हमारे साथ कुछ बुरा होने के पीछे ऊपर वाले का कौन सा मापदंड या प्रकृति का कौन सा नियम काम करता है, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम जो जानते हैं वो ये है कि दुख और तकलीफें हर जीवन का हिस्सा होती हैं। दुनिया में सबको सब कुछ ना कभी मिला है और ना कभी मिल सकता है, और रंजन इस बात को समझता था, इसलिए असफल ही सही
लेकिन अपनी अधूरी चाहत को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे जन्म देने वाले माता पिता ये बात नहीं समझ पाए और अपनी नासमझी की वजह से ना सिर्फ 2 लोगों की हत्या का पाप कर बैठे, बल्कि पहले से अकेलेपन से जूझ रहे अपने बेटे को और अकेला कर गए। कहते हैं कि किस्मत की लकीरों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें बेअसर जरूर किया जा सकता है। उनके सामने अपने कर्मों से कुछ और लकीरें खींचकर जो उनसे भी ज्यादा बड़ी और गहरी हैं। लेकिन कुछ लोग अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बनाने की बजाय उसे और ज्यादा बिगाड़ने का रास्ता चुनते हैं, जैसा कि इस बुजुर्ग दंपत्ति ने चुना। और उनके द्वारा की गई इस गलती को भविष्य में कोई और ना दोहराए, इस उम्मीद के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको।